हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेलो शिक्षक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेहतरीन स्लाइड के साथ पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। यहाँ से क्वेश्चन थोड़े से टफ बनते हैं और इसका लेवल भी थोड़ा सा अच्छा आता है, इसलिए हम इस पूरे चैप्टर को पिक्चर से रिलेट करते हुए कवर करेंगे और लास्ट में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हमारे बनेंगे उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। आपको बस अपने नोट्स को मेंटेन करने हैं। इससे पहले हमने स्किनर को, थॉर्नडाइक को कवर किया, नोट्स के साथ पूरा प्रॉपर बनाया है। अगर आप अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर ज़रूर देखिएगा। इस पूरे टॉपिक को आप पूरे मन से पढ़िएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नोट्स पे सभी को पता होगा, आपको अपने नोट्स में हेडिंग डालनी है पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। उसमें आपको बता दें कि सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन बन जाता है यही बन जाता है कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है या अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो आपका आंसर जो होगा वो पावलोव होगा कि पावलोव ने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है। फिर यहाँ से देखें कि कौन कौन से ऐसे नोट हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं। सभी को हम सारे पॉइंट्स को कवर कर लेंगे तो पावलोव से कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं बचेगा हमारा। तो सबसे पहले जान ले कि पावलोव कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, किस कंट्री से रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे आपको बता दें कि जो पावलोव है वो रूसी वैज्ञानिक है, यानी कि वो जो मनोवैज्ञानिक है ये रूसी के रहने वाले हैं, इनके कंट्री का नाम रूसी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पावलोव कौन सी कंट्री से रिलेट करते हैं या कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं, तो आप बताइएगा कि रूसी वैज्ञानिक थे पावलोव। इससे पहले आपको बताया था थॉर्नडाइक और हमारे जो स्किनर थे वो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। तो ये चीज़ों को आप माइंड में क्लियर करते हुए चलिएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट पूछा जाता है कि कौन से एक ऐसे मात्र मनोवैज्ञानिक हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है। तो आपको बता दें कि जो मनोवैज्ञानिक में एकमात्र हमारे जो मनोवैज्ञानिक हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है वो हमारे हैं पावलोव। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाता है कि पावलोव ने कौन से ईयर में नोबेल प्राइज़ को प्राप्त किया था। तो उनका जो सन था वो 1904 था। 1904 में उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गर्व की बात है, क्योंकि एक ऐसे मात्र मनोवैज्ञानिक हैं जिन्हें मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो ईयर कौन सा था पूछा जाए तो 1904 में, क्योंकि ये एक सबसे अलग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए हर बार कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछ लिया जाता है नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड क्वेश्चन। या तो आपका मनोवैज्ञानिक का नाम पूछ लिया जाता है कि नोबेल प्राइज़ किसको दिया गया या किस ईयर में दिया गया, इस 2 पॉइंट को याद रखिएगा। उसके बाद पूछा जाता है कि मनोवैज्ञानिक पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था, उन्होंने अपने सिद्धांत पे किसका अध्ययन किया था। तो आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने कुत्ते पे प्रयोग किया था। उसके बाद कुत्ते पर जो प्रयोग किया था उसी पर उन्होंने पाचन क्रिया पर भी शोध किया था। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका बन जाता है कि पाचन क्रिया पर जो शोध किया गया था वो किसने किया था, वो पावलोव ने किया था। अब से आपके अभी तक 2 इम्पोर्टेंट फैक्ट बन गए। एक तो आपका पाचन क्रिया पर शोध किसने किया और दूसरा आपका नोबेल प्राइज से। उसके बाद आपका जो लास्ट फैक्ट पूछा जाता है वह है कि अनुबंधन का जनक कौन है। पूछ लिया जाता है कि अनुबंधन यानी कि जो हमारा बॉन्ड है उसके जो जनक है वो कौन है। तो अनुबंधन के जनक हमारे पावलोव हो जाते हैं। तो ये हमारे 5 पॉइंट हैं जिन्हें नोट कर लीजिएगा पावलोव से रिलेटेड। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट हेडिंग डालना है। नेक्स्ट आपका हेडिंग रहेगा कि अनुकूलित अनुक्रिया का जो सिद्धांत है उसको और किस किस नाम से जाना जाता है या उसके अन्य नाम क्या हैं। क्योंकि आपको क्या होता है कि एग्जाम में आपने पढ़ के गए अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत और पूछ लिया शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, और आपको ऑप्शन दे दिया स्किनर दे दिया, थॉर्नडाइक दे दिया, कॉहलर दे दिया और आपको पावलोव दे दिया। तो आप अगर अन्य नाम नहीं पढ़ के जाएंगे तो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने तो अनुकूलित अनुक्रिया पूछा था, यहाँ पे शास्त्रीय अनुबंधन किसका है। इसलिए आपको सारे पॉइंट्स कवर करने हैं, सारे फैक्ट कवर करने हैं कि अगर कोई भी टफ क्वेश्चन बन या कोई भी ऐसा पॉइंट आपसे घुमा के पूछ लिया गया कि आपको नहीं पता है तो आपको सब कुछ यहाँ पे हम कवर करा देंगे। तो आपका जो अन्य नाम है सबसे पहले आप लिखिएगा अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत जो आपको पता है। उसके बाद दूसरा नाम था शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। थर्ड आप डालिएगा अनुबंधन का सिद्धांत, क्योंकि ये अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है तो उन्होंने उसका सिद्धांत भी दिया है। फिर अनुकूलन का सिद्धांत आपका अन्य नाम हो जाएगा। क्लासिकल थ्योरी
आपकी हो जाएगी, उसके बाद लास्ट आपका हो जाएगा अधिगम का प्राचीन सिद्धांत। और कई बार एग्जाम में आपका अनुकूलित अनुक्रिया या शास्त्रीय अनुबंधन ना पूछकर परंपरागत सिद्धांत पूछ लिया जाता है। तो याद रखिएगा, इन सभी के जो जनक हैं वो हमारे पालाव है। ये एक ही का प्रयोग है और इसके अन्य नाम है। तो आपको सारे नाम एग्जाम के लिए याद रखना है, क्योंकि आपको जो भी आपके ये 6 नाम है इनसे कोई भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। और अगर आप पालाव पढ़े हैं लेकिन आपने उनके सिद्धांत के अन्य नाम नहीं पढ़े, तो आप कितना भी तैयारी कर लीजिए, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जब आप एग्जाम में जाते हैं तो क्वेश्चंस के जब ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शंस ऐसे दिए जाते हैं जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं कि कौन सा आंसर था। इसलिए आपको ऐसी तैयारी करनी है कि आपका एक भी पॉइंट आपसे छूट ना पाए। नेक्स्ट आप नोट्स में लिखिएगा कि आपका जो कुत्ते पर प्रयोग था वो किस तरह से किया था, कैसे किया, उसको पूरा डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने नोट्स में हेडिंग डालनी है पालाव का एस प्रकार। तो उससे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जो हमारा आर प्रकार का यानी आर थ्योरी किसने दी है। तो अगर आपने इससे पहले वीडियो को देखा होगा तो सभी को पता होगा कि हमारा जो आर टाइप थ्योरी है वो हमारे स्किनर ने दिया है। और यहाँ पे बोला है एस टाइप यानी स्टिमुलस हो जाता है एस से। तो एस टाइप जो थ्योरी है तो आपसे पूछा जाए तो पालाव दिखेगा। अगर आपको नहीं याद है तो आप यहाँ पे अन्य नाम में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा एस टाइप। तो अगर एस टाइप थ्योरी पूछा जाए तो आपका जो अन्य नाम जाएगा वो सिद्धांत का वो पालाव के साथ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे उनका प्रयोग, उन्होंने प्रयोग किस पे किया था, कुत्ते पे प्रयोग किया था। जब कुत्ते के सामने भोजन रख दिया जो हमारा उद्दीपक है, तो यहाँ पे उद्दीपक यानी कि स्टिमुलस हमारा क्या है, भोजन है। तो जैसे ही भोजन रखा तो कुत्ते में लार की वृद्धि होती है। तो कुत्ते एक रस्सी में बांध दिया था, यहाँ पे पिक्चर से आपको बताते हैं। यहाँ पे एक कुत्ता था, कुत्ते को इन्होंने रस्सी से बांध दिया। उसके बाद उसके सामने खाना रख दिया। जब उसके सामने खाना रखा तो खाना देख के उसके मुंह में क्या आ गई, लार आ गई। ये देखो, ये लार का कटोरा है, यहाँ पे यहाँ कटोरे में क्या है, उसकी लार गिर रही है। तो उन्होंने अपने प्रयोग में क्या कहा, फिर डिटेल में पढ़ते हैं उसको। जब कुत्ते के सामने भोजन रख दिया तो भोजन हमारा क्या माना गया था, यहाँ पे उद्दीपक माना गया था यानी स्टिमुलस माना गया था। और जैसे ही भोजन रखा तो कुत्ते में लार आ गई। तो यहाँ पे पिक्चर से समझेंगे कि ये कुत्ता था, कुत्ते के सामने उन्होंने भोजन रख दिया। जब भोजन रखेंगे, मान लीजिए आप स्कूल में हैं या भूखे हैं या कहीं बाहर घूमने गए हैं, आपको भूख लगी है, तो आपको कहीं ना कहीं आपको जब खाना दिखता है तो मन में आपके लार आने लगती है, ऐसा लगता है कि अभी कोई खाने को दे दे, खा ले। तो उसी तरह कुत्ते के सामने जब कोई खाना रख देगा तो ये आम बात है कि उसके मुंह में लार आ जाएगी। तो ये क्या किए, कुछ समय तक ये प्रक्रिया को दोहराते रहे, रोज रोज ये सब कैसे करते रहे कि वो रोज के कुत्ते के सामने भोजन रख दे, फिर दूसरे दिन क्या करे, कुत्ते के सामने भोजन रख दे। तो जैसे ही कुत्ते के सामने भोजन आता, कुत्ते के मुंह में लार आ जाती। तो ये जब क्रिया करते रहे तो एक समय बाद उन्होंने क्या किया कि जब भोजन रखते थे तो उसके साथ एक घंटी भी ले आए। जब घंटी बजाए साथ में भोजन रखे तो कुत्ते को समझ में आने लगा कि जब भी घंटी बजती है तो भोजन मिलता है। तो जब उसके माइंड में ये चीज़ बात बैठ गई कि जब भी घंटी बजेगी इसका मतलब है कि हमारा भोजन मिलेगा। जैसे आप स्कूल में देखते हैं कि जब आपकी रेसेस की घंटी बजती तो आपको पता होता है कि लंच टाइम हो गया और आपको बहुत तेज भूख लगने लगती। वैसे ही कहीं ना कहीं कुत्ते के भी माइंड में आ गया कि जब घंटी बजेगी तो हमारा जो भोजन है वो आ जाएगा, हम खा लेंगे। फिर जब ये भी प्रक्रिया दोहराते रहे तो कहीं ना कहीं कुत्ते की ये डेली रूटीन में आ गया। जब डेली रूटीन में आ गया तो कुत्ते को यही लगा कि घंटी से ही खाना रिलेट करता है। तो एक समय उन्होंने क्या किया कि उन्होंने खाना देना बंद कर दिया, सिर्फ घंटी बजाई। तो जब घंटी बजाई तो घंटी के बजते ही उसके मुंह में लार आ गई, क्योंकि उसके माइंड में क्या था कि घंटी से ही खाना आएगा। तो घंटी की आवाज़ सुनकर ही उसका मुंह में लार आ गई। तो ये जो हमारा प्रयोग था, ये प्रयोग उन्होंने कंटिन्यू रखा तो वो समझ गए कि जो हमारा खाना देख के जो हमारा लार आ रहा है वो हमारा नॉर्मल है, लेकिन हमारा घंटी सुनकर हमारा मुंह में लार आना ये नॉर्मल नहीं है, ये स्वाभाविक नहीं है। तो इसको हम आगे डिटेल में भी देखेंगे कि आपको कैसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो यहाँ पे पालाव ने अपने सिद्धांत का जो आधार माना था अनुबंधन को माना था, यानी कि जो हमारा भोजन और हमारे जो कुत्ते में जो बॉन्ड था, यानी कि जो लार का हमारा आना एक तरह से बॉन्ड होता है, अनुबंधन होता है कि खाना को देखा, कुत्ते में लार आ गई। फिर घंटी की आवाज़ के साथ खाने का आना और लार आना, ये भी हमारा एक कहीं ना कहीं अनुबंधन कहलाता है। तो अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपन तथा अनुक्रिया के बीच एक साचर स्थापित होता है।
पालाव के इस सिद्धांत को क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि क्लासिकल कंडीशनिंग किसको कहते हैं, तो पालाव के ही सिद्धांत को कहते हैं। कभी कभी आपकी बुक पुस्तक का नाम भी पूछ लेते हैं, तो याद रखिए। उसके बाद बता दें कि आपको कैसे याद रखना है इन चीज़ों को। तो यहाँ पे UCS क्या है, अनकंडीशनल आपका जो स्टिमुलस है वो क्या था, उद्दीपक क्या था, भोजन था। उसके बाद आपका जो भोजन था, कुत्ते ने भोजन को देखा, कुत्ते को जब भोजन देखा तो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स किया उसने, यानी कि UCR क्या हो गया हमारा, लार हो गया। तो याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि UCS सिद्धांत में, यानी कि पालाव के सिद्धांत में UCS क्या है, तो बताइएगा UCS भोजन होता है, यानी उद्दीपक है हमारा। और UCR क्या है, तो वो हमारी लार है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट आपको कवर हो गए। तो यहाँ पे जब UCS यानी भोजन को देखा तो कुत्ते के मुंह में क्या आ गई, UCR यानी लार आ गई। तो यह स्वाभाविक है, कोई भी हो, या इंसान हो या जानवर हो, कोई भी हो, खाना देख कर जब भूख लगती है तो सबके मुंह में ऐसे ही पानी आता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आपको क्या याद रखना था, CS यहाँ पे लिया गया है, यानी कि कंडीशनल स्टिमुलस लिया गया है, यानी कि कृत्रिम सामान का प्रयोग किया गया है। तो घंटी भी ले लिया आपका साथ में, और UCS यानी भोजन भी हो गया। जब घंटी के साथ भोजन को आपका कुत्ते ने देखा तो कुत्ते के में क्या आ गया, लार आ गया। तो यहाँ पे इसको समझ में आ गया था कि जब जब घंटी बजेगी सब तक साथ में क्या आएगा, भोजन आएगा। तो ये भी स्वाभाविक था, क्योंकि उसको भोजन मिल रहा था घंटी से ही भले, लेकिन उसको एक आइडिया हो गया था कि घंटी बजेगी तो भोजन मिलेगी। लेकिन यहाँ पे जो अस्वाभाविक हो जाता है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि लास्ट में उन्होंने क्या किया, सिर्फ घंटी को रखा और भोजन को साथ में नहीं दिया। फिर भी उन्होंने क्या देखा कि कुत्ते के मुंह में लार आ रहा। तो ये समझ गए कि जब CS यानी आपका जो घंटी था उसको बजाया तो कुत्ते ने क्या किया, यहाँ पे कंडीशनल रिस्पॉन्स किया, यानी कि जब कंडीशनल स्टिमुलस होता है, यानी कि आपका कृत्रिम उद्दीपक होता है, तब भी आपका कंडीशनल रिस्पॉन्स हो रहा है, यानी कि यह कौन सी हमारी क्रिया है, अस्वाभाविक है। तो याद रखिएगा, आपसे स्वाभाविक या अस्वाभाविक कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो जब भोजन के साथ आपका कुत्ते में लार आएगा तो आपका स्वाभाविक क्रिया होगा। यहाँ पे जब घंटी होगी, खाना भी होगा, फिर कुत्ते के मुंह में लार आएगा, तब भी स्वाभाविक होगा। लेकिन सिर्फ घंटी के साथ लार का आना क्या हो जाएगा, ये अस्वाभाविक हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनने की उम्मीद रहती है। नेक्स्ट आपके कुछ पॉइंट्स नोट करिएगा, जिससे साफ साफ आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे प्रयोग क्या था, कुत्ते पे था। उसके बाद बोला जाता है कि आप बताइए कि जो पालाव का सिद्धांत था उसमें जब भोजन से उत्पन्न लार होती, यानी कि UCR होता है, जो हमारा अनकंडीशनल रिस्पांस होता है, वो क्या कहलाता है, तो वह आपका अनअनुबंधित कहलाता है। अगर घंटी से उत्पन्न लार पूछा जाए तो आपका अनुबंधित अनुक्रिया कहलाएगा, यानी कि आपका जो अस्वाभाविक प्रक्रिया होगी वो घंटी से हो जाएगी, और आपका जो स्वाभाविक प्रक्रिया होगी वह आपके भोजन के साथ होगी। तो ये टर्म्स को याद रखिएगा, अनुबंधित प्रक्रिया क्या होती है और अनुबंधित प्रक्रिया क्या होती। अनुबंधित अनुक्रिया कब होगी, जब भोजन के साथ आपकी लार आएगी, और सिर्फ आपका कृत्रिम आपका जो स्टिमुलस होगा, उद्दीपक होगा, उसके साथ जब लार आएगी तो आपका अनुबंधित अनुक्रिया कहलाएगा। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, आगे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे हम। उसके बाद आपका यहाँ पे पॉइंट आते हैं कि नोट करिएगा कि पालाव के सिद्धांत में घंटी के माध्यम से लार का आना अस्वाभाविक क्रिया है, अभी हमने बताया, यानी अनुबंधित अनुक्रिया था। अतः घंटी एक अनुकूलित अनुबंधित अस्वाभाविक उद्दीपक कहलाता है। आपको क्लियर हो गया होगा, अभी बता दिया हमने डिटेल में। उसके बाद सेकंड आपका बताता है कि पालाव के अनुसार व्यक्ति किसी उद्दीपक के माध्यम से कोई भी कार्य अनुक्रिया करता है तो अपने आसपास की परिस्थितियों से भी अनुबंधन कर लेता है, यानी कि जब कोई भी हो, या कुत्ता हो, या कोई जानवर हो, या मनुष्य हो, वह जब भी कोई उद्दीपक के माध्यम से कोई कार्य करता है, यानी कि जब हम स्कूल की घंटी बजती है तो प्रेयर करते हैं, जब घंटी बजती तो छुट्टी होती है, और या कुछ घर की घंटी बजती तो हम गेट खोलते हैं। तो जब किसी माध्यम से जो हम कार्य करते हैं तो हम आसपास की जो हमारा एरिया होता है या परिस्थिति होती है, हम उसके साथ भी बॉन्ड बना लेते हैं। कहीं ना कहीं हम समझ जाते हैं कि जब भी गेट की घंटी बजेगी हमको जाके दरवाज़ा खोलना है, या हमें जब भी हमारा कोई अलार्म बजेगा हमें बंद करना है, या फ़ोन बजेगा तो हमें उठाना है। तो एक ना एक हमारा आपस में बॉन्ड बन जाता है। तो यही हमारे कहने का मतलब है कि पालाव के अनुसार व्यक्ति किसी उद्दीपक के माध्यम से कोई भी कार्य अनुक्रिया करता है तो वह अपने आसपास की परिस्थितियों में साथ में अनुबंधन भी कर लेता है। तो आई होप आपको ये पॉइंट्स
क्लियर हो गया कि अननुबंधित कब होता है, अनुबंधित कब होता है। अननुबंधित कब होता है? जब आपका भोजन के साथ लार आती है, और जब आपका घंटी के साथ लार आएगी तो अनुबंधित कहलाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि विद्यालय में क्यों प्रयोग होता है हमारे पॉलाव का सिद्धांत, या आपसे पूछ लिया जाए कि कक्षा में पॉलाव के सिद्धांत या अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत का क्या महत्व है, तो उसके भी पॉइंट्स आप, क्योंकि आप शिक्षा के एग्जाम देने जा रहे हैं, आप एक शिक्षक बनने वाले हैं, तो आपको विद्यालय हो या कक्षा हो या बच्चों से रिलेटेड टॉपिक्स हो, तो उसको आपको जोड़ के पढ़ना है। समझना है कि अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे से फ़ायदे के लिए, हमारे स्कूल से रिलेटेड है, इसीलिए हम उस टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो आपको विद्यालय में क्या महत्वपूर्ण है हमारा सिद्धांत, तो उसको देख लेंगे। तो कक्षा में प्रयोग विद्यालय की घंटी बजने पर छात्रों द्वारा अपना बस्ता बंद करना अनुबंधन कहलाता है। जैसे घंटी बजने पर कुत्ते को पता था खाना बन मिल जाएगा, वैसे ही जब स्कूल की घंटी बजती है तो हम अपना बैग पैक करने लगते हैं। आप स्कूल के समय को याद करिए कि आपको याद होगा कि जैसे ही घंटी बजती थी आप अपना स्कूल का बैग पैक करते थे और घर जाने के लिए तैयार हो जाते थे, क्योंकि आपका एक बॉन्ड था कि आपको माइंड सेट था कि जब भी घंटी बजेगी इसका मतलब हमारी छुट्टी होगी, हमें घर जाना है। तो यहाँ क्या कहा है कि कक्षा में प्रयोग विद्यालय की घंटी बजने पर छात्रों द्वारा अपना बस्ता बंद करना अनुबंधन कहलाता है। सेकेंड पॉइंट है आपका कि कक्ष में अध्यापक के आने पर छात्रों द्वारा अभिनंदन करना अनुबंधन कहलाता है। जब आप क्लास में होते हैं तो आप शोर मचा रहे होते हैं, फिर जैसे ही आपको आइडिया होता है कि क्लास में टीचर आने वाला है तो आप एक तरह से अलर्ट हो जाते हैं, आप उनको विश करते हैं, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपका बॉन्ड है, आप समझ जाते हैं कि टीचर आ गया है। तो कक्षा में अध्यापक के आने पर आप उनका आदर करते, अभिनंदन करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो प्रक्रिया है अनुबंधन ही कहलाती है। उसके बाद हमारा किसी प्रतियोगी छात्र द्वारा प्रातःकाल जल्दी उठने के लिए प्रातः 5 बजे की अलार्म लगाया जाना और प्रतिदिन उसी समय पर उठना, लेकिन कुछ समय पश्चात अलार्म बजने से पूर्व ही उसकी नींद खुल जाना अब अनुबंधन कहलाता है। यानी किसी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं और आपको पता है कि हमें सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करनी है, और आपने मोबाइल में या अपने वॉच में आपने अलार्म लगा दिया 5 बजे का, और जैसे ही आपकी घंटी बजी, आपका अलार्म बजा, तो आपने क्या किया, सुबह उठ गए। फिर उठ के आपको समय में पता चल गया कि 5 बज गया, अब हमें उठ जाना है। तो कहीं ना कहीं आपका अनुबंधन हो गया कि जैसे ही अलार्म बजेगा हमें क्या करना है, उठ जाना है। तो आपने अब बीच में बाउंड बना लिया। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे आपका जब आप रोज उठने लगे, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, तो आपकी वो आदत हो गई, यानी कि आपकी डेली रूटीन में वो हैबिट आ गई। तो जब आपको अलार्म बजे या ना बजे, आपकी उससे पहले ही आँख खुल जा रही है। तो ऐसे ही हमारे प्रयोग में भी हुआ था कि घंटी बजते ही लार आ रही थी कुत्ते के मुँह से, चाहे भोजन हो या ना हो, लेकिन उसको घंटी से ही उसके मुँह में लार पानी आने लगा। तो कहीं न कहीं जब आप 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते तक अलार्म लगा के या मोबाइल के, आपके घड़ी के अलार्म से उठ रहे हैं, फिर धीरे जब आप इसको 2-3 महीने तक फॉलो करेंगे तो आपके रूटीन में आ जाएगा। आपका अलार्म बाद में बजेगा लेकिन आपकी आँख पहले ही खुल जाएगी। तो कहीं न कहीं ये जो हमारा पॉलाव का सिद्धांत है, ये हमारे डेली लाइफ से, हमारे स्कूल में कहीं न कहीं हम डेली अनुभव करते हैं, हमारे प्रयोग में आते हैं। इसलिए कहीं न कहीं आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है इसको समझना कि अनुबंधित क्या है, अननुबंधित क्या है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन बनता है इसी टॉपिक से बनता है, और ये बच्चे जब नहीं पढ़ते हैं डिटेल में तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे, तो आपका जो टॉपिक कवर किया है उसका रिवीजन भी हो जाएगा पूरा। तो सबसे पहले देखेंगे कि पहला क्वेश्चन है आपका, अधिगम से संबंधित पॉलाव की रचना क्या है? एनिमल इंटेलिजेंस है, तो एनिमल इंटेलिजेंस आपको हमने बताया था कि थॉर्नडाइक थे, क्योंकि वो पशु मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले जानवर पे प्रयोग किया था, तो उनकी जो बुक का नाम तो एनिमल इंटेलिजेंस था। फिर कंडीशनिंग रिफ्लेक्सेस था या डायनेमिक थ्योरी थी, डायनेमिक थ्योरी है या लर्निंग रीइंफोर्समेंट है। तो आपको बता दें कि जो आपके अधिगम से रिलेटेड पॉलाव की रचना थी, हमने पहले भी बताया था, और कंडीशन रिफ्लेक्सेस है, यानी यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पॉलाव का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? संबंध प्रत्यावर्तन या संबंध प्रतिक्रिया या अनुकूलित अनुक्रिया? तो यहाँ आपको सारे नाम बता दिए हैं। तो आपने संबंध भी पढ़ा है, अनुबंधन भी पढ़ा है, आपने अनुकूलित भी पढ़ा है, तो आपको सभी नाम पता होंगे कि संबंध हो या बॉन्ड हो, कि दो चीज़ों के बीच में हम अनुक्रिया कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो आंसर जाएगा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
पालाव के प्रयोग से अधिगम के एक प्रसिद्ध सिद्धांत का निर्माण हुआ, वह क्या है? सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, या प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है, या पुनर्बलन का सिद्धांत है, या सबलीकरण का सिद्धांत है? तो अगर आपने पहले के वीडियोस पढ़े होंगे तो आपको यहीं से ऑप्शन का क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पुनर्बलन का जो सिद्धांत है वो सीएल हल ने दिया है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत आपका स्किनर ने दिया है। सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तो बता दें कोहलर ने दिया है। तो यहाँ से आपके 3 ऑप्शन आपके कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे लास्ट कौन बचा आपका? सबलीकरण, यानी कि अनुबंधन आप क्या हो गया? संबंध हो गया। तो इसका सभी का अर्थ समान है, इसलिए आपका जो पालाव का सिद्धांत जाएगा वो डी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत अनुकूलन बल किस पे देता है? प्रेरणा पर, पुनर्बलन पर, चिंतन पर, या अंतर्दृष्टि पर? तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत यानी पालाव ने अपने सिद्धांत पे जिसपे सबसे ज्यादा महत्व दिया है, यानी कि उन्होंने अपने सिद्धांत में जिसको आधार माना है या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना है वह प्रेरणा है। यानी कि जब प्रेरणा होगा तभी हमारा कार्य होगा, चीजों में हम बॉन्ड बना पाएंगे। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही है। अगर आपसे पूछे कि बी किसका महत्वपूर्ण सिद्धांत था, यानी कि अपने सिद्धांत में जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया पुनर्बलन ने किसको दिया है? तो स्किनर ने अपने सिद्धांत में दिया है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि ई पालाव के प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत में भोजन क्या है? अनुबंधित उद्दीपक है, या अनअनुबंधित उद्दीपक है, या अनुबंधित अनुक्रिया है, या अनअनुबंधित अनुक्रिया है? तो अभी हमने बताया कि जो भोजन होता है वो आपका अनअनुबंधित उद्दीपक होता है, यानी आपका जो भोजन को देख कर लार आना क्या होता है? आपका अनअनुबंधित उद्दीपक होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अनुबंधन के बाद घंटी की ध्वनि से लार आना किसका उदाहरण है? अनुबंधित अनुक्रिया का, या अनुबंधित अनुक्रिया का, या अनअनुबंधित अनुक्रिया का, कि अनुबंधित उद्दीपक का? तो यहाँ हमें बताया था कि जब भी घंटी से लार आती है कुत्ते के तो आपका अनुबंधित अनुक्रिया कहलाता है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शास्त्रीय अनुबंधन में सम्मिलित होते हैं एक उत्तेजक का दूसरे उत्तेजक से साहचर्य, या उत्तेजक का अनुक्रिया के लिए स्थान पूर्ति, या एक उत्तेजक के दूसरे उत्तेजक के लिए स्थान पूर्ति, या उत्तेजक का अनुक्रिया से साहचर्य? तो यहाँ पे शास्त्रीय अनुबंधन यानी कि अनुकूलित अनुक्रिया में हमने पढ़ा कि जब दो हमारे एक उत्तेजक होता है एक दूसरा उत्तेजक होता है तो दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है, एक अनुबंधन बनता है। इसलिए आपका जो राइट आंसर जाएगा ए के साथ जाएगा, यानी कि एक उत्तेजक का दूसरे उत्तेजक से जो साहचर्य होता है, जो संबंध होता है, वही हमारा शास्त्रीय अनुबंधन कहलाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कुत्ते के साथ पालाव के प्रसिद्ध प्रयोग में वह शब्द कौन सा था जिसका प्रयोग उसे भोजन का वर्णन करने के लिए किया था? उसके लिए कुत्ता स्वाभाविक रूप से लार टपकाता है। तो अभी हमने डिटेल में पढ़ा कि जब भी आपका भोजन से लार आना पूछेगा तो आपको बताना है कि वह अनअनुबंधित आपका उद्दीपक होता है। तो यहाँ पे आपका अनअनुबंधित उद्दीपक को और क्या कहते हैं? हमारा स्वाभाविक होता है, क्योंकि भोजन को देखकर लार आना हमारा स्वाभाविक है। वो चाहे इंसान हो चाहे वो जानवर हो, सभी के आता है। तो इससे भी आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। अगर घंटी से पूछा जाता तो वह आपका अस्वाभाविक हो जाता, क्योंकि घंटी से लार आना कोई भी ऐसा रिलेट नहीं करता है कि आप घंटी की आवाज़ से ही आपको लग जाए कि आपके मुंह में लार आ जाए। तो याद रखिएगा, आप थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम के लिए रिलेट करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि ऐसा आप रट नहीं सकते किसी चीज़ को। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाता कि घंटी से लार आना क्या होता है तो आपका डी ऑप्शन होता, लेकिन यहाँ पे हमसे भोजन का पूछा गया इसलिए आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पालाव के अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत के बारे में निम्न कथनों पर कौन कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपका, यह सिद्धांत नियंत्रित वातावरण के लिए किए गए प्रयोग पर आधारित है, या आपका यह सिद्धांत अधिगम के यांत्रिक उपागम पर आधारित विचार कीजिए, यह सिद्धांत पुनर्बलन पर आधारित है, यह सिद्धांत सहज क्रियाओं में कोई परिवर्तन करके उन्हें संबंध किया जाता है, यह पालाव के सिद्धांत में अनुबंध उच्च श्रेणी का अनुकूलन होता है। तो यहाँ पे पुनर्बलन वर्ड से ही आप ऑप्शन थर्ड को गलत कर सकते हैं कि पुनर्बलन का जो शब्द का प्रयोग किया था वो स्किनर ने अपने सिद्धांत में किया गया था। तो यहाँ पे आपके जो फर्स्ट सेकेंड फोर्थ फिफ्थ आंसर है ये सभी सही हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो संबंध होता है उसका भी प्रयोग करते हैं। अनुबंधन उच्च श्रेणी का अनुकूलन करता है, ये भी सही है। अधिगम के लिए यांत्रिक उपागम पर आधारित विचार कीजिए, यह भी सिद्धांत बताता है। और नियंत्रित वातावरण के लिए प्रयोग कर आधारित है, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन जो आपका जाएगा वो थर्ड को छोड़कर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट है, पालाव के अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, यह सिद्धांत जटिल विषयों को सिखाने में उपयोगी नहीं है। यह सिद्धांत से अधिगम स्थायी नहीं होता है। अनुशासन के लिए दंड एवं पुरस्कार के सिद्धांत इसी सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पे आपके सभी पॉइंट सही हो जाएंगे, क्योंकि यह सिद्धांत जो होता है वो जटिल विषयों को सिखाने में उपयोगी नहीं होता है। यहाँ पे हम संबंध अनुकूलित अनुक्रिया के बारे में समझते हैं। यह सिद्धांत से अधिगम स्थायी नहीं होता, यह भी हमारा सही है। अनुशासन के लिए दंड एवं पुरस्कार के सिद्धांत इसी पर आधारित है, ये भी बिल्कुल बात सही है। और दृश्य श्रव्य उपकरणों का प्रयोग भी हम चीज़ों को दिखाकर, जो बच्चों को यानी कि जो जानवर पे हम भोजन दिखा रहे, कुत्ते को भोजन दिखाया, तो उपकरणों को हम दिखाकर यानी कि दृश्य श्रव्य से यानी कि श्रव्य यानी घंटी की आवाज़ सुनाकर, दृश्य यानी भोजन दिखाकर प्रयोग किया, तो इसी सिद्धांत पर आधारित है। तो आपका जो राइट आंसर जाएगा वो बी के साथ जाएगा, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आपके सभी सही हो जाएंगे। तो ये था हमारा पलाव का टॉपिक। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आपके नोट्स भी मेंटेन होते जा रहे होंगे। एग्जाम से पहले आपको सारे टॉपिक कवर करा दिए जाएंगे, जिससे आपको ऐसा ना हो कि आपको पॉइंट पॉइंट पढ़ना पड़े, क्योंकि आपके पास समय है तो आप डिटेल में पढ़ रहे हैं। और जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आप किसी चीज़ को जब पिक्चर से रिलेट करते हैं तो आपको वो लंबे समय तक याद रहता है, और जब आप कुछ समय तक रटते हैं तो आपको वो 1 हफ्ते तक, 2 हफ्ते तक याद रहता है। इसलिए आपको जब तक समय मिल रहा है आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। खुद के लिए मेहनत करिए, ना सोचिए कि हमें लोगों को दिखाना है। जब आप खुद के लिए करेंगे तो आपको अंदर से और मोटिवेशन मिलेगा। तो ऐसे ही मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ते रहिए, तैयारी करती रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आई होप आप लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करेंगे। तो ऐसे ही चैनल से बने रहिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए आपको थैंक यू।